चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले बात करते हैं बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन की। न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। देखो जो आपके न्यूक्लियर रिएक्शन है बेटा, गुड आफ्टरनून संदीप खटाना। जो न्यूक्लियर रिएक्शन है आपकी, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस है वो केमिकल रिएक्शन से बच्चों डिफरेंट होती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन से डिफरेंट होती है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो हम अटैकिंग पार्टिकल की बात करते हैं वो हीलियम हो सकता है आपका, न्यूट्रॉन हो सकता है, वो प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डिके प्रोसेस में पल्लवी सैनी इज प्रेजेंट एयर बेटा, पल्लवी सैनी। ठीक है, देखिए हीलियम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये अटैकिंग पार्टिकल हो सकते हैं। मतलब कि जब इनकी बॉम्बार्डिंग पार्टिकल भी बोलते हैं इनको, बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स, ठीक है। हाँ, केमिकल रिएक्शंस में तुम अलग से करते हो, लेकिन ये इसमें बॉम्बार्डिंग पार्टिकल हो सकते हैं आपके, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। हाँ, अल्फा, हीलियम, ये अलग अलग पार्टिकल्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं बच्चों, एक होता है इसमें पेरेंट न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस। एक होता है बच्चों अटैकिंग पार्टिकल, पार्टिकल पार्टिकल नीचे लिख देते हो, पार्टिकल उधर चाहिए, पार्टिकल, डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर। और एक होता है बच्चों इसके अंदर आपका एक होता है आपका एम्प्टीड पार्टिकल, एम्प्टीड पार्टिकल, एम्प्टीड पार्टिकल, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। पेरेंट न्यूक्लियाई जैसे कोई भी एक्स लिखने का तरीका, ए कोई भी अटैकिंग पार्टिकल, क्या बनेगा आपका डॉटर न्यूक्लियाई प्लस बी एम्प्टीड पार्टिकल। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस को लिखने का तरीका होता है हमारा। एक्स पेरेंट न्यूक्लियाई, अभी मैं बताऊंगी। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैं कहूं बोरोन, आपके पास बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शन याद नहीं करनी है आपको, जस्ट समझाने के लिए। 510 हीलियम 2He4 कार्बन 613 प्लस 1H1, ठीक है। हाँ, तो ये आपके पास बोरोन प्लस हीलियम प्लस कार्बन, ये क्या बच्चों अटैकिंग पार्टिकल, हीलियम बॉम्बार्डिंग पार्टिकल। जब हम बोरोन के पार्टिकल्स में, ये बोरोन के पार्टिकल्स हैं, हीलियम के पार्टिकल का अटैक करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन एटम हमारा एमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शंस क्या कहलाएंगे बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। एक एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे मैं कह दूं फास्फोरस 1531 प्लस गामा पार्टिकल, एक गामा पार्टिकल भी हो सकता है, एक पार्ट फास्फोरस 1530 प्लस एक न्यूट्रॉन एमिट हो गया, ठीक है। हाँ, एक जैसे जो जर्नली आपका मैं आगे भी यूज करूंगी, जैसे यूरेनियम 92-238 प्लस, तो क्या बन गया यूरेनियम, क्या बनेगा यहां से आपका यूरेनियम 92-239 प्लस गामा पार्टिकल्स। तो ये सारी रिएक्शंस क्या है बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शंस है। ये आपका कोई भी पेरेंट न्यूक्लियाई है। जब हम दूसरे पार्टिकल का अटैकिंग करते हैं तो हमें एक दूसरी न्यूक्लियाई मिलती है और एक दूसरा कोई भी पार्टिकल यहाँ पे एमिट हो जाता है। इसे बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। हाँ, नोट करिए इस बात को बच्चों।
यादवेंद्र प्रेजेंट है ना पहले ही ऑलरेडी। 1 सेकेंड में आप लोग नोट कर लीजिए, मैं देख लेती हूँ। हाँ, यादवेंद्र के नाम से अभी कोई दूसरा आ रहा है। हाँ, नोट करिए बेटा। कर लीजिए, हो गया। आगे देखिए, अब बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस ने क्या क्या, कल तो मैंने थोड़ा सा बताया था आपको न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्या होती है आपकी, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। देखो बच्चों, जब भी न्यूक्लियाई का मास नंबर 230 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, देन हैवी न्यूक्लियाई व्हेन A greater than 230, when A greater than 230, then heavy nuclei split into the small, split into the equal light nuclei, equal nuclei लिख लो, equal nuclei is called nuclear fusion process। हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट हो जाती है A greater than 230 पे, इसमें आपका लाइट न्यूक्लियाई में, ठीक है। 2 और मोर, देन हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट इनटू 2 और मोर लिख लो, 2 और मोर इक्वल न्यूक्लियाई, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। तो जब भी न्यूक्लियर, ये पहला पॉइंट था, जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होगी बच्चों, तो जैसे आपके पास यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 है, ठीक है, इसके ऊपर आपने न्यूट्रॉन की जब बम्बार्डमेंट करवाई, तो ये डिफरेंट रिएक्शंस में बच्चों ब्रेक हो सकता है ये। तो डिफरेंट रिएक्शंस में क्या हो सकता है? ब्रेक। क्रिप्टॉन से बेरियम क्रिप्टॉन, जैसे क्या हो सकता है? बेरियम प्लस क्रिप्टॉन में, और 200 अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक है। ये हो सकता है बच्चों आपके पास, जैसे बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 56, 141, क्रिप्टॉन का होता है बच्चों 90, 36, 92, प्लस 3 न्यूट्रॉन और निकल जाते हैं इसमें, ठीक है। प्लस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी बेटा? यहाँ से रिलीज होगी आपकी। सेकेंड आपका, जैसे मैं कह दूं 92, यूरेनियम 235। हाँ संदीप खटाना, माइक ऑफ करो। संदीप खटाना माइक ऑफ करो बेटा। जैसे ये भी हो सकता है बेटा, इसके अंदर हेक्सिनॉन 50, 140, ये आपको याद नहीं करना है, बस 1-2 रिएक्शन थोड़ा ध्यान रख लेना। मैं तो 4-5 लिख रही हूँ आपको, 2, ठीक है। प्लस 92 यूरेनियम
235 प्लस 4295 प्लस एल को लेडियम बोलते हो 57139। ठीक है, देखो बच्चों, जब भी आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होगी, आपके पास देखो क्या होगा न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में, जब भी यूरेनियम 235 पे बम्बार्डमेंट करवाएंगे न्यूट्रॉन्स की, ठीक है, तो वो हो सकता है इन दो पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाए, न्यूक्लियाई में हो सकता है वो इन दो न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाए, हो सकता है वो डिफरेंट कंडीशंस पॉसिबल है कि वो इनमें से किसी भी न्यूक्लियाई में बच्चों ब्रेक हो सकता है। और जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, दोनों न्यूक्लियाई का जो मास है वो स्लाइटली डिफरेंट होगा, मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। और लेकिन ये श्योर है बच्चों, जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगी, तो अप्रोक्सीमेटली सारी रिएक्शंस में, इन सभी रिएक्शंस में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑलवेज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज। ये लिख लीजिए इस पॉइंट को कि न्यूक्लियर रिएक्शन, इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस एनर्जी रिलीज्ड कितनी होगी बच्चों, एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियाई कितनी होगी बच्चों, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आएगी बच्चों, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हो आप लोग, पर फ्यूजन, हर फ्यूजन में बाइंडिंग एनर्जी पर फ्यूजन, हर फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होगी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में, वो कितनी होगी बच्चों, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको निकालते हैं कैसे, एक बार नोट कर लीजिए। हाँ, लिख लिया। एनर्जी रिलीज इन पर फ्यूजन कितनी आपकी, 200 मेगा। इसको निकालते हैं कैसे आई, ये आप लिख लेना एक लाइन बना के कि एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन कितनी आपकी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक पॉइंट ये बन सकता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी आपके पास, इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो क्या पर फ्यूजन कितनी आएगी बच्चों, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या था बच्चों, 92 यूरेनियम 235। इसमें रिएक्शंस बच्चों इतनी ज्यादा याद नहीं रखनी, बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, बस एक दो याद रखना, जैसे बेरियम क्रिप्टोन 56 141, ये एग्जांपल ले लेती हूँ। क्रिप्टोन 36 92 ब्रेक हो गया 301 प्लस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हाँ, तो ये आ जाएगा बच्चों इनिशियल मास। देखो इसका मास निकाल लो पहले, क्या होगा, देखो ये एनर्जी निकालेंगे आप, क्यू एनर्जी। तो ये क्यू एनर्जी क्या होगी बच्चों, डेल्टा एम इंटू 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा एम कैसे निकालेंगे बेटा, इन दोनों के मास में से डेल्टा एम कैसे होगा, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। पेरेंट न्यूक्लियाई के मास में से डॉटर न्यूक्लियाई का मास सब्ट्रैक्ट कर दो और उसको 931 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। मैं निकाल के दिखा देती हूँ एक बार आपको थोड़ा सा। ये देखो इसका मास कितना होता है बच्चों, यूरेनियम 235 का मास होता है 235.0439, ये आपको गिवन मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई लिख लो इधर, इनिशियल मास या पेरेंट न्यूक्लियाई का मास कितना हो जाएगा
235.0439 और न्यूट्रॉन का मास होता है बच्चों, मास ऑफ यूरेनियम 235 और न्यूट्रॉन का मास होता है बच्चों 87। यह है 236 पॉइंट। बदतमीजों की कोई कमी नहीं क्लास दुनिया में ना, पता नहीं माँ बाप भी इनके कैसे संस्कार देते हैं। कितना 236.0526। फिर हम निकालते हैं डॉटर न्यूक्लियस का मास, फाइनल मास, बैरियम और क्रिप्टॉन का मास। एक मिनट रुक। रुक तेरा मैं अभी इलाज कर रही हूँ, रुक। ठीक है, देखिए आगे देखिए फाइनल मास क्या हो जाएगा इसका। बेरियम का मास है बच्चों 140.9139। ये मास याद नहीं रखना, ये गिवन मिलेगा आपको क्वेश्चन में। हाँ, क्रिप्टॉन का मास है 8973 और 3 न्यूट्रॉन्स का मास हो जाएगा 3.0261। कैसे आ गई, खुद भी गाली खाते अपने माँ बाप को भी है, शर्म तो आई नहीं। देखिए इसका मास ये है, अब इन दोनों का क्या लिखेंगे, डेल्टा एम। इन दोनों का मास डिफरेंस ये है 236.0526 माइनस 235.8375। ठीक है, इन दोनों का मास डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.2153। तो डेल्टा एम आ गया हमारा 0.2153 एटॉमिक मास यूनिट। एक बार इतना लिखो जल्दी से इतना लिखिए। हाँ, लिख लिया। अब देखिए नेक्स्ट यहां से आप क्या करेंगे, इसको 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा है एनर्जी क्यू कितनी आ जाएगी आपके यहां से 0.2153 मल्टीप्लाई बाय 931। यह एनर्जी अप्रोक्सीमेटली कितनी मिलेगी आपको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हर फ्यूजन में ही आपको कितनी मिलेगी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी आपको हर फ्यूजन में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है मास डिफेक्ट, व्हाट इज द परसेंट मास डिफेक्ट इन फ्यूजन। तो आप लिख लीजिए इन न्यूक्लियर फ्यूजन मास डिफेक्ट इज अबाउट, अगला पॉइंट लिख लीजिए पॉइंट नंबर 3, द मास डिफेक्ट इज 0.1%। ये भी मैं निकाल के बताऊंगी। मास डिफेक्ट की वैल्यू कितनी होती है 0.1% ऑफ मास ऑफ फ्यूजन न्यूक्लियर। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये भी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है यहां से। हाँ, कि मास डिफेक्ट इज 0.1% पर फ्यूजन न्यूक्लियर का।
मास डिफेक्ट इज 0.1% ऑफ मास ऑफ द फिजन न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट की वैल्यू कितनी होगी? 0.1%। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। हमें बताती हूँ आया कैसे। अब आया कैसे, देखो यहाँ देखो, आपके पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितने के बराबर है? 1 एटॉमिक मास यूनिट के। ठीक है, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होगी? 1/931 की। हाँ देखिए यहां से मास डिफेक्ट कितना आएगा? 0.1%। आया कैसे, देखो यहां से, देखिए यहां से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर है? 1 एटॉमिक मास यूनिट के। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होगा? 1/931 के। तुम्हें कितना चाहिए? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, तो 1/931 मल्टीप्लाई बाई 200, तो ये एनर्जी आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.23 के आसपास। ये जो एनर्जी आएगी 0.23 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, हाँ मास डिफेक्ट हमें परसेंटेज में निकालना है। हमें किस में निकालना है? परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मास डिसअपियर्ड, परसेंटेज ऑफ मास डिसअपियर्ड, कितना मास डिसअपियर्ड होगा? 0.23 डिवाइड बाई 235 मल्टीप्लाई बाई 100, जो कि अप्रोक्सीमेट कितना आएगा आपका? 0.1%। देखो जब एनर्जी रिलीज होगी, बकवास नहीं है, जब एनर्जी रिलीज होगी तो मास डिसअपियर होगा। फालतू की बकवास चैटिंग बंद करो ये सब बच्चे। हाँ, जब एनर्जी रिलीज होगी तो मास क्या होगा? डिसअपियर होगा। ठीक है, और वो मास डिफेक्ट जो डिसअपियर होगा वो एनर्जी फ्यूजन के अंदर, न्यूक्लियर फ्यूजन में, वो कितना आएगा बच्चों? 0.1। तुम्हें ये याद रखना है, द मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियर फ्यूजन कितना आएगा? 0.1%। मैंने निकाल के बता रही हूँ। बाकी और एनर्जी कितनी आएगी आपकी? एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन में कितनी होगी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, मैंने अब आपको निकाल के बताया। ये एस की आईडी से तो ये माइक ऑफ कर लेगा या पिट के ही मानेगा या सुनेगा 2-4 बातें? अब सुना है ध्यान से। तो कितना आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ मास डिसअपियर कितना आएगा? ये 0.1%। नोट करिए इसको। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? देखो सीधा सीधा जो तुम्हें याद रखना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में हैवी न्यूक्लियाई लाइट न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन पार्ट है, तो ऐसे लगाओ, बीच में डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो गया था। देखिए देखिए हैवी न्यूक्लियाई में A greater than 230 जब न्यूक्लियाई होगी तो क्या होगी? हैवी न्यूक्लियाई लाइट न्यूक्लियाई में, स्मॉल नो टू लाइट न्यूक्लियाई में, मिडल न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाएगी आपकी। तो जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन कितनी होगी बच्चों? यहाँ पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और मास डिफेक्ट जो होगा आपका, मास डिफेक्ट कितना, मतलब मास डिफेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या, कितनी एनर्जी डिसअपियर होगी यहाँ पे। ठीक है, मास डिफेक्ट 0.1% ऑफ मास ऑफ द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द फ्यूजन न्यूक्लियस, फ्यूजन न्यूक्लियस। फिर मैंने ये निकाल के बता दी कि एनर्जी कैसे आएगी, फिर मैंने ये बता दिया मास डिफेक्ट भी आपका कैसे निकल के आएगा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कैन बी explained by लिक्विड ड्रॉप मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। आपको यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना है ये, बाकी हायर क्लासेस में पढ़ते हैं ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, हाँ लिखिए इसमें,
in nuclear fission process about 93% of energy appears in nuclear fission process about 93% of energies appear in the form of kinetic energy, and about 7% of energy appears in the gamma ray form. ठीक है, 95% 93% ऑफ एनर्जी जो है किसके फॉर्म में अपेयर होती है, काइनेटिक एनर्जी। 7% किसके फॉर्म होगी, गामा रे की फॉर्म। ये थी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस आपकी। ठीक है, नोट करिए इस बात को जल्दी से। ये न्यूक्लियर फ्यूजन के पॉइंट आपको याद रखने हैं सारे। ये सारे पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिमांशु चंदेला फालतू की चैटिंग बंद कर दे। यस, हो गया नोट। हाँ, आगे देखो। अब बात करते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की, फिर आएंगे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस पे। चलो न्यूक्लियर फ्यूजन कर लो पहले से। चलो न्यूक्लियर चेन करते हैं पहले। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। देखो बच्चों, यहाँ पे दो वर्ड यूज होते हैं। एक होता है स्लो न्यूट्रॉन, एक होता है फास्ट न्यूट्रॉन, एक होता है अनरिचमेंट। मैं बताती हूँ इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है। देखो, जो नेचुरल यूरेनियम होता है ना हमारा, नेचुरल यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम 235, वो अबाउट 7%। यूरेनियम 235, वो कट फालतू की बातें बंद कर दे। ठीक है, देखो यूरेनियम 235 अबाउट 7% एंड यूरेनियम 238 अबाउट 99.3%, अबाउट 99.3%। जो हमारा नेचुरल यूरेनियम है, नेचुरल यूरेनियम हमारा 235 होता है। इसकी अमाउंट लगभग कितनी होती है बच्चों, 0.7%, 0.7%। और 238 क्या है, वो क्या है, 99.3%। तो यूरेनियम 238 है बच्चों, ये स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ फिजनेबल नहीं है। यूरेनियम 238 is not fissionable with a slow neutrons। जो यूरेनियम 238 है, इट इज नॉट फिजनेबल विद द स्लो न्यूट्रॉन्स। और स्लो न्यूट्रॉन्स का दूसरा नाम होता है बच्चों थर्मल न्यूट्रॉन्स। जब भी डीके प्रोसेस होती है बच्चों, जब भी डीके प्रोसेस होती है तो क्या होता है, जो न्यूट्रॉन एमिट होते हैं उन्हें बोलते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स। जो न्यूट्रॉन्स आपके एमिट होते हैं उन्हें बोलते हैं आपके फास्ट न्यूट्रॉन्स, वो होते हैं फास्ट न्यूट्रॉन, लेकिन वो फिजनेबल नहीं होते। स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ यूरेनियम 238 फिजनेबल नहीं है, लेकिन यूरेनियम 235, बट यूरेनियम 235 इज फिजनेबल। फिजनेबल मतलब ब्रेक हो जाता है, रिएक्शन करता है। फिजनेबल विद द स्लो न्यूट्रॉन्स, और स्लो न्यूट्रॉन्स का दूसरा नाम है बच्चों थर्मल न्यूट्रॉन्स। स्लो न्यूट्रॉन्स कैसे आए, जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है बच्चों, जैसे यूरेनियम 230, हम बात करते हैं, जैसे अभी बताती हूँ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ठीक है। हाँ देखिए, जैसे यूरेनियम 235 पे जब एक न्यूट्रॉन्स की यहाँ से बम्बार्डमेंट होती है, जब न्यूट्रॉन्स के साथ रिएक्शन होता है यहाँ से,
तो 3 न्यूट्रॉन बाहर निकले, मैंने निकाल के दिखाया था अभी, बेरियम क्रिप्टॉन में टूटा और आपके पास 3 न्यूट्रॉन बाहर निकले, 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन और एक आपका 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन्स बाहर निकले। अब ये 3 न्यूट्रॉन फर्दर यूरेनियम के 3 एटम्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, रिएक्शन करेंगे तो फिर से 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे हर एक, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन। ये दीसू संगीता की आईडी से 2-3 बार तेरा माइक ऑन हो चुका है, बंद कर दे इसको, ये तो कभी क्लास ज्वाइन नहीं कर सकेगा, बता दिया मैंने तेरे को। ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन। यूरेनियम 235, ये 3 न्यूट्रॉन है हमारे पास, देखो न्यूक्लियर चेन, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, क्या बोलते हैं चेन। फिर अगर देखो ये आगे फिर 9 यूरेनियम से टकरा सकते हैं, फिर 27 बन जाएंगे, इस तरह से जो रिएक्शन चल रही है इसे बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। देखो यूरेनियम, ये स्लो न्यूट्रॉन्स जब यूरेनियम 235 से टकराते हैं तो फर्दर फिजनेबल 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और ये 3 न्यूट्रॉन दोबारा से फर्दर यूरेनियम के 3 न्यूट्रॉन्स के साथ फिर से टकराते हैं, तो फिर 3 न्यूट्रॉन, पहले 3 न्यूट्रॉन बने, फिर 9 बने, फिर 27 बन जाएंगे, इस तरह से रिएक्शंस चलती रहती है आपके पास। अगर ये रिएक्शन हमारे कंट्रोल में आ जाए, कंट्रोल में है तो सस्टेन्ड रिएक्शन बोलते हैं, कंट्रोल से बाहर हो गई तो उसे एटम बम की रिएक्शन बोलते हैं, तब एटम बम की सिचुएशन क्रिएट होती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ठीक है। तो जब ये मैं बताऊंगी रिप्रोडक्शन फैक्टर में आपको, अभी ये फिलहाल ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, इतनी बात याद रखो। तो हमारे पास जो नेचुरल यूरेनियम है बच्चों, यूरेनियम 235 है, लेकिन जब जैसे आप 1000 किलोग्राम मिट्टी ले तो 1000 किलोग्राम में यूरेनियम के हमें सिर्फ 7 ही एटम मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 7 ही एटम मिलेंगे, बहुत कम अमाउंट है उसकी, 1000 में 0.7%। और जब यूरेनियम 235 को फ्यूजन करने के लिए बच्चों, एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर की प्रोसेस करने के लिए, फ्यूजनेबल करने के लिए वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, फास्ट न्यूट्रॉन्स 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करा जाता है, इस प्रोसेस में अनरिचमेंट करी जाती है, इंप्योरिटी मिक्स कर दी जाती है। इस सिचुएशन के लिए इस प्रोसेस के अंदर, इसके अंदर इंप्योरिटी मिक्स कर दी जाती है, इसे बोलते हैं अनरिच प्रोसेस। एक बार इस बात को नोट करो, मैं लिखती हूँ इस बात को, अनरिचमेंट प्रोसेस। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन लिखो आप एक बार, हाँ फिर मैं लिखती हूँ इस चीज को। हो गया, लिख लिया? हाँ, तो देखो टू इम्प्रूव द लिखो, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ, to improve the quality of uranium 235 impurities added, to improve the quality, to improve the quality of uranium 235 up to 3% impurities added, to improve the quality, इस क्वालिटी को जो इम्प्रूव करते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं अनरीच्ड प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं अनरीच्ड, RICHED, अनरीच्ड प्रोसेस। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? अनरीच्ड प्रोसेस, ठीक है। हाँ, इसके अंदर यूरेनियम के एटम्स को अदर से इम्प्योरिटी मिक्स करके, जो भी मिट्टी मिलाई कुछ भी करा, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करा जाता है, ठीक है। हाँ, इसकी प्रोसेस को 0.7% है, 3% तक ले जाते हैं लगभग, तो इसको क्या बोलते हैं? अनरिच्ड प्रोसेस, ठीक है। क्या समझ आया अभी तक आपको? फिर से बताती हूँ। जो बच्चों नेचुरल यूरेनियम हमें पाया जाता है मिट्टी में, ऐसी मिट्टी होती है, यूरेनियम कोई एटम है तो उठा के रख दिया, ऐसे मिट्टी के अंदर पाया जाता है ये, ठीक है। मिट्टी के अंदर जो हमें नेचुरल यूरेनियम होता है बच्चों को बहुत कम होता है, ठीक है। वो स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ फिजनेबल है, हमारी मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर वाली प्रोसेस वहां पे पॉसिबल है। लेकिन यूरेनियम 238 अपने
फिजिबल ही नहीं, वो उसको करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं बच्चों, इसकी क्वालिटी में इंप्रूव करने की एक प्रोसेस होती है, उसे बोलते हैं अनरिच्ड प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको? अनरिच्ड प्रोसेस। नोट करिए इस बात को। हाँ, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब बात करते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन फैक्टर की, भैया मल्टीपल फैक्टर की, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर। हाँ, मल्टीपल फैक्टर। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर दूंगी पूरा पॉइंट, थोड़ा सा टॉपिक अलग सा है क्योंकि थोड़ा सा बीच बीच से आ रहा है। एक होता है बच्चों रिप्रोडक्शन फैक्टर या मल्टीपल फैक्टर। रिप्रोडक्शन फैक्टर, रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। गंध, क्या वर्ड यूज करूं? ठीक है, देखिए यहां से, हाँ, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? रिप्रोडक्शन फैक्टर। ये हमें फैक्टर क्या बताता है? बकवास बंद करो रितेश और ये मुकुल, आप ध्यान से देखिए। हाँ, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। रिप्रोडक्शन फैक्टर, रिप्रोडक्शन फैक्टर, इसको के से डिनोट करते हैं या मल्टीपल फैक्टर भी बोल देते हैं इसको, मल्टीपल फैक्टर। ये फैक्टर हमें क्या बताएगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, सस्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन है या फिर नहीं है। देखो हमने कहा यूरेनियम 235 जो न्यूट्रॉन के एटम्स की बम्बार्डमेंट होती है इसके ऊपर, तो हमारे पास 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ये 3 अदर से फिर 3 यूरेनियम के एटम से टकराते हैं और कितने न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं? 9 न्यूट्रॉन्स, 9 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शंस चलती रहती है। अगर ये रिएक्शन कंट्रोल में आ जाए तो उसको सस्टेन्ड न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन अगर ये कंट्रोल से बाहर है तो उसे वो कंडीशन आ जाती है एटम बम की कंडीशन। क्या हो जाती है हमारी? एटम बम की कंडीशन। तो देखो ये यहाँ पे ये लिखा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर रिएक्शन में कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने न्यूट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं। अगर लॉस ज्यादा हो रहे हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन चलेगी नहीं आगे, भाई वो मान लॉस हो जाता है यहीं पे, प्रोड्यूस तो 3 हुए, लॉस आपके 4 हो गए, 3 से भी ज्यादा, सारे 3 के 3 ही लॉस हो गए, तो न्यूक्लियर रिएक्शन आगे चलेगी नहीं। लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन में चल रही है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारी सस्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियर सस्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन। लेकिन अगर न्यूट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लॉस नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, एक तो हाई एनर्जी रिलीज होगी उस सिचुएशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वेरी वेरी हाई बच्चों, वो सिचुएशन होते हैं हमारे एटम बम की कंडीशन, तब एटम बम वहां पे सिचुएशन क्रिएट होती है। अब इस चीज को लिखते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, इन्हीं बातों को हम अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। इफ k इज ग्रेटर देन 1, पहले लिखो k इज बराबर 1, k बराबर का 1 का मतलब प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन और लॉस बराबर है, तो उसको बोलते हैं सस्टेन्ड चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन ये किसमें होती है बच्चों? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर में,
होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में। किस कंडीशन में क्रिएट होगी? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन है k ग्रेटर देन 1, k की वैल्यू क्या हो रही है? ग्रेटर देन 1 है, देन न्यूक्लियर एक्सप्लोनेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। मतलब ये कंडीशन किसकी होगी बेटा? एटम बम की, एटम बम की। ठीक है, तीसरा है अगर k लेस देन 1 है तो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। न्यूक्लियर रिएक्शन नॉट एक्सेलरेट और स्टॉप, वो स्टॉप हो जाएगी, वहां पे वो चलेगी, न्यूक्लियर रिएक्शन आगे नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन आगे सस्टेन ही नहीं करेगी। ठीक है, हाँ एक बार नोट करिए, फिर मैं आपको फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन्स को एक बार फिर से समझाती हूँ। हाँ नोट कर लीजिए बात एक बार जल्दी से। हाँ बस 2-4 बातें और बतानी न्यूक्लियर फ्यूजन की, बस रुको थोड़ी देर, हाँ थोड़ी देर रुको, 5-7 बात, 2-3 बातें और है बेटा, फिर टॉपिक पूरा करना है ना। कल फिर रेडियो एक्टिविटी देखती हूँ मैं, डीके प्रोसेस करवाती हूँ। हाँ एक बार देखिए, अब हेडिंग डालिए। एक मैं बता रही थी ना फास्ट न्यूट्रॉन स्लो न्यूट्रॉन्स, है ना। तो बच्चों जब डीके होता है, जैसे अभी ये यूरेनियम था आपके पास, ठीक है, ये यहाँ से 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करे, ये फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों। ये कैसे न्यूट्रॉन होते हैं? फास्ट न्यूट्रॉन्स। ठीक है, हाँ ये एक तरह से फिजनेबल नहीं होते, ये तो हम करके दिखा रहे हैं आपको। इनको स्लो करने के लिए जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में हम हैवी वाटर, यूरेनियम इस तरीके से कुछ यूज करते हैं, ड्यूटेरियम वगैरह, फिर इन न्यूट्रॉन्स को स्लो करा जाता है, फिर ये फिजनेबल होते हैं यूरेनियम 235 से। ठीक है, स्लो न्यूट्रॉन्स को थर्मल न्यूट्रॉन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मल न्यूट्रॉन्स भी कहा जाता है आपका। स्लो न्यूट्रॉन्स को थर्मल न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं। स्लो न्यूट्रॉन्स का मतलब यहाँ पे ठीक है बेटा। हाँ अब आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, इसमें आपको बताया था लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन होती है और क्या बनाती है आपकी? हैवी न्यूक्लियाई। टू लाइट न्यूक्लियाई combine to form the heavy nuclei। फ्यूजन का मतलब बच्चों जुड़ जाना। फ्यूजन का मतलब क्या होगा आपका? जुड़ जाना। ठीक है, इसके अंदर लिख लीजिए, जैसे मैंने कहा था 2 + 3 मिलके क्या बनाएंगे आपकी? 5। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस बच्चों अर्थ पे पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। उसके लिए हाई टेम्परेचर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कंडीशन। क्या कंडीशन है बच्चों इसके लिए? पहली हाई टेम्परेचर, एक सेकेंड बेटा, देखिए फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कंडीशन हाई टेम्परेचर, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या? हाई टेम्परेचर। अबाउट हमें टेम्परेचर 2 × 10⁶ केल्विन टेम्परेचर चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के लिए, और सच टाइप ऑफ टेम्परेचर नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। ये जो टेम्परेचर है, सच टाइप ऑफ टेम्परेचर
such temperature possible in stars and sun. Such type of temperature किसमें पॉसिबल है बच्चों? स्टार्स और सन में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जनरली किसमें होती है बच्चों? स्टार्स में और सन में। किसमें होती है? जैसे 1H1 प्लस 1H1, ठीक है, 1H2 मिलके क्या बना देंगे? 2He4 हीलियम, 2He4। तो ये रिएक्शन किसमें पॉसिबल है बच्चों? सन और स्टार्स में पॉसिबल। और हाई प्रेशर चाहिए, हाई प्रेशर। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के लिए बच्चों हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए, जो कि अर्थ पे पॉसिबल नहीं है बच्चों। वो किस पे पॉसिबल होता है? आपका सन और स्टार्स। 2 पॉइंट और लिख लीजिए, फिर देखते हैं अटेंडेंस लिखते हैं। हाँ, ये नोट कर लो, फिर 2 पॉइंट और लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिखिए जल्दी से, लिख लिया? हाँ, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिए। देखो, एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन, एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन greater than energy released per fusion, energy released per fusion greater than energy released per fusion, energy release greater than एनर्जी फ्यूजन। ये याद रखना, एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन हमेशा ज्यादा होगी एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन से। दूसरा, एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फ्यूजन 200/235 अप्रोक्सीमेट 0.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फ्यूजन कितनी होती है? 26/4 अप्रोक्सीमेट 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फ्यूजन में कितनी थी? अप्रोक्सीमेट 0.23 निकाली थी। और एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फ्यूजन कितनी होती है बच्चों? अप्रोक्सीमेटली 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 2 पॉइंट ध्यान से देखिए एक बार। वो एग्जामिनर ऐसे 4 पॉइंट डाल देगा, आपसे पूछ लेगा ऑप्शन में कि एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन, एक फ्यूजन में एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फ्यूजन में एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे कितनी थी? यहाँ पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे कितनी है? 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्यूजन में कितनी होती है बच्चों? 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फ्यूजन, एक पर न्यूक्लियन 200/235 0.23 के आसपास निकाली थी हमने। इसी तरह एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फ्यूजन में कितनी होती है? 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो पर न्यूक्लियन वर्ड यूज करें तो फ्यूजन में ज्यादा है, और पर फ्यूजन यूज करें एक फ्यूजन में तो फ्यूजन में ज्यादा है। पर न्यूक्लियन में फ्यूजन में ज्यादा होगी, और पर फ्यूजन में, पर न्यूक्लियन वर्ड की बात करें पर न्यूक्लियन तो फ्यूजन में ज्यादा है, और पर फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन में ज्यादा है। ठीक है, तो ये याद रखना, पर न्यूक्लियन फ्यूजन में ज्यादा है और पर फ्यूजन में ज्यादा है। ठीक है, हाँ, तो ये कंडीशंस थी
एक बार नोट कर लीजिए, एक बार मैं सारा एक बार लेक्चर रिवाइज कर देती हूँ आज का 5 मिनट, थोड़ा अच्छा समझ आ जाएगा मैंने क्या समझाया एक बार, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा अलग सा था। एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फटाफट 2 मिनट में एक बार रिवाइज कर लो। तो सबसे पहले पढ़ा बेटा हमने, हाँ जो जो बातें आपको याद रखनी है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने एक बार यहाँ से। हाँ एक बार मैं देखो पूरा लेक्चर एक बार फटाफट बताती हूँ, हमने मेनली क्या क्या पढ़ा, क्या क्या याद रखना है। हाँ देखो हमने सबसे पहले पढ़ा बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो बम्बार्डमेंट होती है बेटा वो होती है अल्फा गामा बीटा, इनकी बम्बार्डमेंट होती है, अल्फा गामा न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में क्या था बेटा आपका कि न्यूक्लियर फ्यूजन में जो तुम्हें बातें याद रखनी है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में हैवी न्यूक्लियाई लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाती है। पहला पॉइंट था इन न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या याद रखना था कि हैवी न्यूक्लियाई लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में पर फ्यूजन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है और मास डिफेक्ट जो होता है वो कितना होता है, अबाउट 0.1%, ठीक है। फिर हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल, बस याद रखना है ये लिक्विड ड्रॉप सिलेबस में नहीं है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल की थ्योरी से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जब रिएक्शन होती है यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करता है, तो मान लिया बेरियम और क्रिप्टोन बना, प्लस 3 न्यूट्रॉन निकले, प्लस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली, तो मैक्सिमम एनर्जी 93% ऑफ एनर्जी किसके फॉर्म में निकल जाती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन की ये बातें हमें याद रखनी थी। फिर हमने पढ़ा बेटा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से पहले मैंने नेचुरल यूरेनियम को समझाया। नेचुरल यूरेनियम क्या होता है बच्चों, यूरेनियम 235 जिसके अमाउंट सिर्फ हमारे पास 0.7% होती है, मतलब 1000 एटम में से बस 7 ही एटम ऐसे होंगे जिसमें यूरेनियम है। 1000 किलोग्राम मिट्टी ली तो उसमें 7 यूरेनियम के एटम मिलेंगे, ठीक है। यूरेनियम 238 99.3% एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये फिजिनेबल नहीं है स्लो न्यूट्रॉन्स के, मतलब इसकी रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो रिएक्शंस को पॉसिबल करने के लिए ये स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ फिजिनेबल है, ये स्लो न्यूट्रॉन्स के साथ फिजिनेबल नहीं है। इसलिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग इसके प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करते हैं, क्वालिटी में इसकी क्वालिटी ऑफ परसेंटेज को 3% तक बढ़ाते हैं अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, और हम इसकी प्रोसेस को बोलते हैं अनरीच्ड प्रोसेस। क्या बोलते हैं, अनरीच्ड प्रोसेस। एक पढ़ा हमने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में क्या था आपके पास, 1 सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में प्रोसेस चलती है बच्चों आपके पास देखिए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में क्या होगा बेटा, यूरेनियम 238 से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये 3 न्यूट्रॉन्स फिर यूरेनियम के 3 एटम से टकराएंगे, यूरेनियम के 3 एटम से 3 से 9 बनेंगे, ये 3 न्यूट्रॉन और बनाएंगे, 3 3 3, फिर ये 3 यूरेनियम के एटम से फिर टकराएंगे। तो ये रिएक्शन प्रोसेस चलती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। अब क्या होगा अगर हमने इस न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल करने के लिए हम लोग फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करते हैं, कंट्रोल रोड यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, बोरोन और कैडमियम की, ठीक है। तो अगर कंट्रोल कर लिया तो ये सस्टेन्ड चेन रिएक्शन कहलाती है, जिसको हम रिप्रोडक्शन फैक्टर के नाम से पढ़ा कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर k की वैल्यू 1 है तो सस्टेन्ड चेन रिएक्शन कहेंगे, k की वैल्यू लेस देन 1 हो गई कि प्रोड्यूस तो कम हो रहा है, लॉस ज्यादा हो तो स्टॉप हो जाएगी, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारे एटम बम की कंडीशन बन जाती है,
ठीक है। फिर हमने पढ़ा बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या था बेटा, कि लाइट न्यूक्लियाई आपस में कंबाइंड करके हैवी न्यूक्लियाई बनाती है, कि लाइट न्यूक्लियाई जो है आपस में कंबाइंड करके हैवी न्यूक्लियाई बनाती है, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, और टेम्परेचर कितना, लगभग 2 × 10⁶ केल्विन। सच टाइप ऑफ टेम्परेचर नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जनरली किसमें होगी बच्चों, सन और स्टार्स में होती है आपके पास, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर पर फ्यूजन जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो लगभग 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूस होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी पर फ्यूजन ज्यादा होगी पर फ्यूजन से, न्यूक्लियर एनर्जी पर न्यूक्लियन फ्यूजन में ज्यादा होगी फ्यूजन से। तो ये 2 पॉइंट्स थे, वो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। कल हम डीके प्रोसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, एक बार नोट कर लीजिए, नोट तो कर ही लिया था, एक बार मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ।